तो भाई सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग और वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द मेंबर्स। और आज जो मैंने वादा किया था सैटरडे है, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं स्पेशल बैंकिंग टर्म्स पार्ट 1 पे, ठीक है ना। और साथ में कुछ हम लोग देखेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में। ओके, तो रेडी हो जाओ, एक बार जल्दी से काम कर दो। सबसे पहले सभी लोग को, भाई सभी लोग को गुड इवनिंग। लिंक को कॉपी करो और जहाँ तक हो सके लिंक को शेयर कर दो, ये जिम्मेदारी आप लोगों की है, ठीक है ना। आज बहुत ध्यान से कॉपी पेन लेके बैठिएगा। अब मैं कराने जा रहा हूँ, बहुत ही शानदार सेशन होगा। वैसों से टर्म्स में आज कराने जा रहा हूँ जो बहुत बारीक है और कहीं ना कहीं एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। चलो लेट्स स्टार्ट। जो सेशन में आज फर्स्ट टाइम ऐड हुए हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है @राजीव महेंद्रा जी। ये मेरा चैनल नहीं, आपका चैनल है, ठीक है ना। इसमें जो भी डाउट होता है, जैसा भी डाउट होता है, और साथ में याद रखना जो क्लास की बेटा पीडीएफ होती है मैं वो भी यहाँ पे डालता हूँ। यानी आपको अगर कुछ भी डाउट है बेटा जीए का, याद रखना किसी भी चीज़ में, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे अपनी क्वेरी को पुट कर सकते हो, आपको आंसर मिलेगा, गारंटी है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। मुझे बताओ सभी लोग यार रेडी हो जल्दी से। तो आज रहा ये स्टार्टर बूस्टर पहला। चलो स्टार्ट करता हूं। जितनी भी कंट्री सामने दिख रही हैं आपको जरा समझना उसको बहुत ध्यान से। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं कि एक सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है, उसका नाम है, जो न्यूज में रहती है, जिसका नाम है इटली, चलो ठीक है। लातविया बिल्कुल ठीक है, लुथियानिया बिल्कुल ठीक है, लग्जमबर्ग बिल्कुल ठीक है, माल्टा बिल्कुल ठीक है, नीदरलैंड बिल्कुल ठीक है, पुर्तगाल बिल्कुल ठीक है, स्पेन बिल्कुल ठीक है, स्लोवेनिया बिल्कुल ठीक है, एंड स्लोवाकिया बिल्कुल ठीक है। ये सारी कंट्री में सिर्फ एक ही करेंसी, उसका नाम है यूरो। क्या नाम है उसका? यूरो। बस याद रखना, इन सारी कंट्री में एक ही करेंसी, उसका नाम क्या है बेटा? यूरो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। सभी का कवर किया हम लोगों ने, कहां पे? यूरो में, ठीक है ना। चलो अगर थोड़ा हम देखें जो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहता है, अगर मैं बोलूं पुर्तगाल के बारे में तो पता होगा, पुर्तगाल की जो राजधानी है बेटा लिस्बन है। क्या नाम है उसकी राजधानी का? लिस्बन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन। आंध्र प्रदेश में अगर मैं बोलूं तो दिख रहे होंगे आपको 3 ऐसे नेशनल पार्क हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैं बोलूं एक का नाम है पापी गोंडा, एक का नाम बेटा क्या है? पापी गोंडा। एक का नाम क्या है बेटा? राजीव गांधी, मेरा भी है। एक का नाम है बेटा क्या? श्री वेंकटेश्वर। यानी तीनों ही नेशनल पार्क बेटा कहां पर हैं? आंध्र प्रदेश में। समझना ध्यान से। तो मैंने कुछ वर्ड्स को, क्लू वर्ड्स को निकाला। धृतराष्ट्र कहते हैं, महाभारत में अगर धृतराष्ट्र ना होता तो शायद महाभारत ही नहीं होती, ठीक है ना। एक हमारा हो गया राजा, निकल के आ गया राजीव से। एक हमारा श्री हो गया, ठीक है ना। जरा समझना ध्यान से। श्री राजा धृतराष्ट्र, श्री राजा धृतराष्ट्र, पापी आंध्रा में है। श्री राजा धृतराष्ट्र पापी आंध्रा में है, जरा समझना ध्यान से। अगर मैं बोलूं श्री राजा से लेकर तो क्या हो गया हमारा? श्री वेंकटेश्वर विष्णु जी नेशनल पार्क हमारा आंध्रा में है। उसके बाद मैं बोलूं तो याद रखना, राजा से क्या हो गया? राजीव गांधी नेशनल पार्क, जो कि रामेश्वर के नाम से भी फेमस है। पापी गोंडा नेशनल पार्क बेटा क्या हो गया आपका? पापी नेशनल गार्ड कहाँ पर है? आंध्र। यानी कि बहुत इजीली हम लोगों ने समझा। वेंकटेश्वर, उसके बाद राजीव गांधी, उसके बाद पापी गोंडा, ये सारे बेटा कहाँ पर है? ये सारे हैं आंध्र प्रदेश में। चलो आगे चलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द बैंकिंग बूस्टर टॉपिक। और ध्यान से नोट करना, मैं एक एक पॉइंट्स को बताने वाला हूं, जहां भी लगे डाउट है पूछिएगा, ठीक है। चलो सिंपली आज मैंने एक टर्म पहले जो यूज किया है, बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है बेटा, एक मिनट बस। उस टर्म का नाम है क्या? मनी लॉन्ड्रिंग। क्या नाम है उसका? नाम बेटा मनी लॉन्ड्रिंग। अक्सर सुना होगा आपने मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग। तो लोग, बहुत ही सारी परिभाषाएं हैं, मैं बहुत आसान शब्दों में समझाता हूं, जरा समझिएगा। आपने एक मूवी देखी है, उस मूवी का नाम अगर आपने देखा होगा, उस मूवी का नाम है शिवाजी द बॉस। आई होप आप लोगों ने देखी होगी, बड़ी अच्छी मूवी है, रजनी स्टाइल। शिवा जी द बॉस देखी होगी आई होप सभी लोगों ने, है ना। बस उसमें याद करो जरा, जो रजनी स्टार है, जो रजनीकांत जी हैं, सॉरी रजनीकांत जी जो हैं,
जरा सोचो उन्होंने क्या किया था, याद है? सिक्का उछाला, जितने भी गलत लोग थे उनका पैसा उठाया, उनका पैसा क्या किया, ले लिया। तो उन्होंने पहला काम किया, उन्होंने सारा पैसा गलत व्यक्तियों से क्या किया, उठाया। सारा पैसा, बहुत मैं आसान शब्दों में समझा रहा हूं कि भूलो नहीं आप लोग, ठीक है ना? सारा पैसा क्या किया, उठा दिया, ठीक है। फिर क्या किया, उसी पैसे को फॉरेन में इन्वेस्ट करवा दिया, विदेशी मुल्क में इन्वेस्ट करा दिया। यानी कि उन्होंने दूसरा काम किया, उन्होंने जाके देश के बाहर, ऐसे बहुत सारे भी तरीके, मैं एग्जांपल ले रहा हूं मूवी का, देश के बाहर जाके पैसे को क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया दोस्तों। फिर उसी पैसे को उन्होंने कहा कि आप दोबारा शिवाजी फाउंडेशन ट्रस्ट में डोनेट कर दो। समझना ध्यान से, यानी उसी पैसे को उन्होंने क्या किया, दोबारा क्या किया, डोनेट कर लिया। दिस इज कॉल्ड डोनेशन। अब जरा समझना, जब भी कोई पूछे कि मनी लॉन्ड्रिंग का कितना स्टेज होता है, तो बस मूवी का इनाम याद रखना, और याद रखना 3 स्टेज होता है। नंबर 1, अभी देखेंगे वो स्टेज कौन कौन से हैं। नंबर 2 कि मनी लॉन्ड्रिंग थी क्या, तो भाई जो भी हमारे पास काला पैसा है, उस काले पैसे को, यानी काला मतलब ये नहीं कि कोयला है काला मतलब ये नहीं कि कोयला है, दैट मीन्स कहने का कि वह पैसे पे हम लोग टैक्स पेड नहीं कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अनअकाउंटेबल मनी। उस पैसे को हम अलग अलग रिसोर्सेज के माध्यम से हमने कन्वर्ट कर लिया, किसमें बेटा, व्हाइट मनी में। दिस इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। यानी हम कह सकते हैं हमारे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलना ही कहलाता है क्या, मनी लॉन्ड्रिंग। याद रखिएगा टू ऑल ऑफ यू। यानी हम लोग सिंपली कहें, सिंपली पुट, इट इज वॉशिंग, दैट मीन्स लॉन्ड्रिंग इलीगल मनी इनटू व्हाइट मनी। इलीगल मनी दैट मीन्स व्हाइट मनी, ठीक है। अब जरा कुछ इसमें डिटेल हम समझते हैं। इसको रोकने के लिए सरकार ने एक नियम बनाया, जरा समझना ध्यान से। उसको कहते हैं क्या, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इसको शॉर्ट में ऐसे याद रखना, PMLA। कभी कंफ्यूज मत होना, इसी का दूसरा नाम भी है AMLA। यानी इसको कहते हैं क्या, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। दोनों सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग करना गैर कानूनी है, ठीक है। चलो, अगर मैं बोलूं, अगर ये आप गलती करते हो तो याद रखना, द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हैज बीन डिफाइन। याद रखना, आजकल सेक्शन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो हम लोग को सेक्शन को याद करना होगा। डिफाइन सेक्शन 3 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। यानी कि याद रखना, पमला के जो सेक्शन है बेटा, उसमें 3 में कहा गया, दिस इज कॉल्ड पमला। यानी याद रखना, सेक्शन 3 में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए डिफाइन किया गया है। आगे चलता हूं भाई, गलती से भी 3 साल से लेकर 7 साल की जेल होती है और 5 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है अगर आप इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पकड़े जाते हैं। यानी आप अगर किसी भी ब्लैक मनी को गैर कानूनी तरीके से अगर आप व्हाइट मनी में बदलते हैं, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग। उसको रोकने के लिए सरकार ने 2002 में कौन सा अधिनियम लाया, उसका नाम है पमला। उम्मीद करता हूं कि अब सभी को क्लियर होगा। चलो, मैं अपने को हाइड कर रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। मैंने पूछा था ना कि कितने तरीके हैं, जरा देखना। जो बेटा पहला तरीका है उसको कहते हैं प्लेसमेंट ऑफ मनी। यानी आपने फंड उठाया, कहीं से भी उठा लिया, आपने कहीं से बोरो किया, आपने कहीं से पैसा, कहीं से भी आप फंड को पहले प्लेस्ड करते हो। यानी याद रखना, ये हो गया आपका पहला स्टेज। दिस इज कॉल्ड स्टेज 1। इंपॉर्टेंट है, समझना ध्यान से। 3 स्टेज मैंने बोला था ना, मूवी का नाम, उठाया, डोनेट किया, मांग लिया, तो ये स्टेज 3 होते हैं, ठीक है। दूसरा, भाई जाके उस फंड को कहीं तो भाई तुम डोनेट करोगे ना, कहीं तो जाके इन्वेस्ट करोगे। ट्रांसफर फंड्स बिटवीन वेरियस ऑफशोर, ऑनशोर, फॉरेन के बाहर कहीं भी जाके आपने निवेश कर दिया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड, याद रखना बेटा, इसको कहते हैं लेयरिंग ऑफ मनी। यानी कि ये हो गया उस पर परत चढ़ाना, दैट मीन्स आपके ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में अभी से स्टार्ट हो गया। तो याद रखना बेटा, ये हो गया आपका दूसरा स्टेज। गॉट इट। अब भाई उसी पैसे को हमको सही बनाना है,
तो मैंने क्या कर लिया, मैंने कार खरीद लिया, मैंने ये खरीद लिया, मैंने घर खरीद लिया। गॉट इट? यानी आपने पैसे को इंटीग्रेट किया, वापस मंगाया। दिस इज कॉल्ड बेटा इंटीग्रेशन ऑफ मनी। यानी हम कह सकते हैं कि हमने अपने पैसे को, ब्लैक मनी को वाइट मनी में इस तरीके से बदल दिया। दैट प्रोसेस इज नोन एज द ब्लैक मनी को वाइट मनी बदलने को क्या कहते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग। पहला पॉइंट। कितने स्टेजेस हो गए? तो स्टेजेस सर 3 हो गए, प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। उम्मीद करता हूं कि अब नहीं भूलोगे कोई लोग भी। अगर मैं कहूं सिंपल शब्दों में, इसको और आसान शब्दों में कहूं तो याद रखना, प्लेसमेंट तो हमारा एक हो गया, उसमें एंट्री फॉर फंड्स डिराइव्ड फ्रॉम एनी क्रिमिनल एक्टिविटी, यानी गलत तरीके से हमने पैसा कमा लिया, दिस इज कॉल्ड प्लेसमेंट, पहला काम। क्रिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ट्रांजैक्शन, और पैसा हमने अलग अलग जगहों पे ऐसा लगा दिया कि पता ही नहीं चले कि पैसा हमने कहां कहां जमा किया है या कहां कहां हमने यूज किया है, दिस इज कॉल्ड लेयरिंग ऑफ मनी। अब उसी पैसे को हमने वापस कन्वर्ट किया अकाउंटेबल मनी में, उसको हमने नाम दिया बेटा क्या? इंटीग्रेशन ऑफ मनी, यानी कि रिटर्न ऑफ फंड्स टू द इकोनॉमी। ओके, यानी याद रखना मनी लॉन्ड्रिंग के 3 स्टेजेस होते हैं, एक हमारा प्लेसमेंट हो गया, एक हमारा लेयरिंग हो गया और एक हमारा इंटीग्रेशन हो गया। उम्मीद करता हूं कि अब कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बच्चों का रहता है डाउट कि सर ये एक स्मॉल बैंक होता है और एक ये पेमेंट बैंक होता है, और अक्सर एग्जाम में से क्वेश्चंस भी लगातार आ रहे हैं। आज जरा हम लोग इसके वो सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम में आने का चांस है और जो कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आता है। चलो समझते हैं पहले एक्चुअली क्या है ये। स्पेशल पर्पस बैंक कैटरिंग टू द बैंकिंग and financial need of the country and specifically to the common man। कहने का मतलब आपको पता होगा इंडिया में करीब 5 साल पहले की बात कर रहा हूं, 65% तक लोग बैंकिंग तक पहुंच ही नहीं पाए। जरा सोचो, लोग बैंक में जाते ही नहीं हैं तो विकास कहां से होगा? तो कहा गया, सरकार ने कोशिश किया कुछ ऐसा करें, आरबीआई ने कहा कि कम से कम एक कॉमन मैन तक हम चीज़ों को पहुंचा पाएं, कम से कम वहां तक बैंकिंग पहुंचा तो दें। क्या ऐसा किया जाए? ऐसे अगर मैं देखूं तो जो इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो 2005 में ही आ गया था, बट उतना रिस्पॉन्स नहीं रहा। उसी को देखते हुए आरबीआई ने एक इनिशिएटिव लिया 2015 में। कब इनिशिएटिव लिया? एक्चुअली इनिशिएटिव तो लिया 2013 में, और कहा कुछ ऐसा काम करें कि कम से कम छोटे छोटे कस्बों में, गांवों में लोग बैंकों तक पहुंच पाए। तो क्या किया जाए? तो कहा गया एक ऐसा काम करते हैं, ऐसे बैंक्स बनाते हैं जो छोटे स्तर पे काम करेंगे, लाइक डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक्स में, जिससे क्या होगा, लोग जानेंगे बैंक को। अब जैसे एग्जांपल लूँ, एक छोटा सा गांव है, उस गांव में नहीं पता कि एसबीआई क्या होता है, लेकिन उस गांव में जो किराना की दुकान होगी वहाँ एक एयरटेल जरूर होगा, वहाँ पे क्या कहते हैं, छोटा सा रिचार्ज जरूर होता होगा। यानी कहीं ना कहीं देखा गया क्या ऐसा करें कि कम से कम हम लोगों को बैंक से अटैच कर पाएं। तो कॉन्सेप्ट हुआ, इंडिया में स्टार्ट हुआ स्मॉल बैंक एंड पेमेंट बैंक। और अगर आपने देखा होगा अभी सबसे ज़्यादा फेमस है पेटीएम। हर ट्रांजैक्शन होता है थ्रू पेटीएम बैंक के द्वारा, कितना आसान कर दिया गया ट्रांजैक्शन को। ठीक है ना, तो देखते हैं हम लोग। उसके लिए याद रखना 2 कमिटी बनी, इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। एक कमिटी का नाम है ऊषा थोराट कमिटी, जो किसके लिए बनाई गई बेटा? स्मॉल बैंक के लिए बनाई गई। और एक बनी नचिकेत मौर्य कमिटी, जो बनी बेटा पेमेंट बैंक के लिए बनी। यानी याद रखना, यहां से बेटा क्वेश्चन जनरेट होता है, अक्सर एग्जाम में स्टेट जनरेट हुआ है कि ये बताओ स्मॉल बैंक के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया था। तो याद रखना ऊषा थोराट जो आरबीआई में पहले डिप्टी गवर्नर थी, उनकी देखरेख में स्मॉल बैंक के लिए बनाई गई कमेटी। गॉट इट? और उसी प्रकार जो नचिकेत मौर्य हैं उनको बनाया गया किसके लिए बेटा? याद रखना पेमेंट बैंक के लिए। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो याद रखना द बैंक विल बी लाइसेंस, ध्यान से, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है इस बार एसबीआई क्लर्क में, ध्यान से। द बैंक विल बी लाइसेंस एज पेमेंट बैंक
सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 49, यानी याद रखना इन बैंकों को जो लाइसेंस दिया जाता है वो दिया जाता है अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 22 में कहा गया है इन बैंकों के लाइसेंस के लिए। और जरा ध्यान से देखना, एंड इट विल बी रजिस्टर्ड एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, यानी कि काम करेंगे एज ए लाइक कंपनी हो, और रजिस्टर कैसे होंगे अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। बट जो लाइसेंस दिया गया वो किस एक्ट में कहा गया, याद रखना 49 में। कंफ्यूज मत होना, फिर से बोल रहा हूं, लाइसेंस दिया गया अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन 49 के तहत, बट वो जो कंपनी वर्क करेगी एज ए वर्क करेगी कैसे, कंपनी अधिनियम 1956 का जो अमेंडमेंट हुआ 2013 उससे काम करेगी। ठीक है, चलो अब यहां थोड़ा सा ट्विस्ट है। आपको अगर स्टार्ट करना है इसमें, इसका नाम है पेमेंट और स्मॉल बैंक, तो याद रखना 100 करोड़ होना मिनिमम होना चाहिए आपका, क्या कम से कम मिनिमम कैपिटल फॉर अप्लाइंग स्मॉल बैंक एंड पेमेंट बैंक, समझना। उसी में आगे चलकर पता होगा आपको जो स्मॉल बैंक है बेटा, जो बेटा स्मॉल बैंक है याद रखना उनको कर दिया गया 200 करोड़ रुपए। यानी कि अगर वर्तमान में कोई पूछता है कि अगर किसी बैंक को, किसी संस्था को अगर मान लो स्मॉल बैंक बनना है तो कितना होना चाहिए कैपिटल, क्या कहेंगे 200 करोड़, बट पहले कितना था ये 100 करोड़। उम्मीद करता हूं कि क्लियर होगा। आगे चलता हूं। टोटल 72 एप्लीकेशंस आए थे स्मॉल फिनांस बैंक के लिए, जिसमें से और साथ में जो 41 एप्लीकेशंस आए थे किसके लिए, याद रखना पेमेंट बैंक के लिए। यानी कि जरा सोचो, बहुत लोगों ने कहा कि भाई मैं स्मॉल बैंक के बिजनेस में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं, तो करीब 72 एप्लीकेशंस आए थे कि सर हम भी स्मॉल बैंक खोलना चाहते हैं, और 42 ऐसे आए थे जिन्होंने कहा था कि हम पेमेंट बैंक ओपन करना चाहते हैं। ओके, उसमें से जरा समझना ध्यान से, जो 10 बैंक हैं उनको दिया गया लाइसेंस 2015 में, समझना ध्यान से, उनको लाइसेंस दिया गया 2015 में। और याद रखना 11 पेमेंट बैंक को मिला था लाइसेंस कि आप ओपन कर सकते हैं, यानी कि 10 बैंकों को मिला क्या स्मॉल बैंक के लिए, और 11 को बैंकों को क्या मिला था बेटा पेमेंट बैंक के लिए मिल गया, याद रखना। लेकिन अभी याद रखना इस 11 में से बेटा याद रखना अभी मात्र 6 एक्टिव हैं। अभी हम लोग देखेंगे उन 6 का नाम क्या है। इस 6 में या 11 में याद रखना बेटा अभी टोटल बेटा 6 एक्टिव हैं। और इस बार आरबीआई के एग्जाम में दोस्तों याद रखना इसी पेमेंट बैंक से क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं, ठीक है ना। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कौन सेक्ट में कहा गया ये पूछा गया था, प्लस एसबीआई क्लब में क्या पूछा गया कि जो जियो फाइनेंस पेमेंट बैंक है उसमें एसबीआई का कितना शेयर है, समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन यहां से जनरेट होते हैं बहुत ज्यादा। आगे चलता हूं, अब जरा इसको ध्यान से समझना, मैं अपने आप को हाइड कर रहा हूं, समझना। एक हो गया बेटा स्मॉल बैंक और एक हो गया जरा देखें हम पेमेंट बैंक, समझना ध्यान से। दोनों में जरा देखें कि योग्यता क्या होना चाहिए। हम अगर क्या हैं तो हम स्मॉल बैंक ओपन कर सकते हैं, और अगर हम क्या हैं तो हम पेमेंट बैंक ओपन कर सकते हैं। जरा समझना, अगर आपके पास प्रोफेशनल्स 10 साल का एक्सपीरियंस है कि आपने कहीं काम किया है फाइनेंशियल सेक्टर में, तो ही आप स्मॉल बैंक के लाइसेंस के लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। ये रहा पहला कंडीशन, याद रखना। और साथ में आपका जो 5 साल का रिकॉर्ड है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर हम उसको देखेंगे कि वो अच्छा नहीं है तो हम आपको लाइसेंस नहीं देंगे। यानी जिसने प्रमोट किया उस संस्था में, यानी अगर मान लो मेरी दोस्तों कोई कंपनी है जो पिछले 15 सालों से काम कर रही है एज ए फाइनेंशियल, और उसमें मेरा जो शेयर है आई एम ए प्रमोटर, अगर मेरा परफॉर्मेंस 5 साल में अच्छा नहीं है तो हमें लाइसेंस नहीं मिलेगा। याद रखना स्मॉल फिनांस बैंक में कहा जाता है कि आप डिपॉजिट ले सकते हैं, मनी उधार दे सकते हैं, और आप स्मॉल लेंडिंग भी कर सकते हैं। यानी कि आप याद रखना आप डिपॉजिट भी ले सकते हैं और साथ में आप लेंड भी कर सकते हैं, हाँ बट छोटे लेवल पे। दिस इज कॉल्ड स्मॉल बैंक। अब आते हैं जरा, इंडिया में कोई भी वैसी कार्ड इशूअर कंपनी, जैसे एग्जांपल लेता हूं छोटा सा आपको याद रहेगा बेटा, जैसे सुना होगा आपने वीजा कार्ड,
जैसे सुना होगा आपने मास्टर कार्ड, ये सब क्या है, दीज आर द पेमेंट गेटवे, यानी ये भी चाहेंगी तो पेमेंट बैंक के लिए एलिजिबल हैं, लाइसेंस ले सकती हैं। साथ में कोई भी फिनांस कंपनी पार्टिसिपेट कर सकती है, बीसी बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और साथ में कोई भी टेलीकॉम कंपनी रिटेलर भी पेमेंट बैंक के लिए अप्लाई कर सकती है, उनको लाइसेंस दिया जा सकता है। समझना ध्यान से, दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों, बहुत माइन्यूट में बता रहा हूं, और याद रखना इसी छोटे छोटे बेटा पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलो भाई कितनी पूंजी चाहिए, तो कहा गया जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है बेटा वो चाहिए 100 करोड़ इनिशियली, जो बाद में कितना हो गया बेटा 200 करोड़। इन द केस ऑफ, याद रखना स्मॉल बैंक में, पेमेंट बैंक में अभी भी 100 करोड़ ही है, उसमें बदला नहीं है। ठीक है, इसमें कितना होना चाहिए 100 करोड़ का इक्विटी कैपिटल। बिल्कुल आराम से बता रहा हूं, याद करना, बस सुनना बस ध्यान से। भाई आपका बिजनेस कहां कहां कर पाओगे, भाई आपका बिजनेस करने का स्कोप क्या है, देखिए अगर तो कहा गया प्रोवाइडिंग बेसिक बैंकिंग फैसिलिटी टू द पुअर एंड स्मॉल बिजनेस, यानी कि जो भी रूरल एरिया में, गांव में छोटे लोग हैं, जहां तक सर्विस नहीं पहुंचा पा रहे, आप वहां तक लोगों को सर्विस पहुंचाओ, कम कम डिपॉजिट ही लोगों से लो, लोगों को लोन दो, यानी दिस इज कॉल्ड, जो भी माइक्रो लेवल है बेटा समझना, यानी आपको बैंकिंग पहुंचानी है बेटा कहां तक, माइक्रो लेवल तक। ठीक है, अब पेमेंट बैंक से पूछा गया कि आपका बिजनेस का स्कोप क्या क्या है भाई, तो याद रखना आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो, आप भी डेबिट कार्ड इशू कर सकते हो, लेकिन ध्यान से आप क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हो, आप लोन नहीं दे सकते हो। समझना ध्यान से, यानी कि पेमेंट बैंक कभी भी किसी को लोन नहीं दे सकता है, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि भाई उसका काम पर्पस क्या है, पेमेंट बैंक के रूप में काम करना। याद रखना आप किसी भी केस में, आप याद रखना मैक्सिमम लोगों से 1 लाख रुपए से ज्यादा का डिपॉजिट ले नहीं सकते हो, क्योंकि आपका काम ही है पेमेंट में हेल्प करना। समझना इंपॉर्टेंट है। याद होगा मैंने बताया है बैंकों में 2 प्रकार के डिपॉजिट्स होते हैं नॉर्मली। एक होता है बेटा कासा कहते हैं, जिसको बेटा कहते हैं डिमांड, यानी कि डिमांड डिपॉजिट तो हो सकता है पेमेंट बैंक में, यानी कि करंट सेविंग अकाउंट ओपन हो सकता है, लेकिन जो दूसरा था ना, याद होगा मैंने कराया है बेटा एफडी और आरडी, एफडी और आरडी, फिक्स डिपॉजिट और आरडी दोस्तों याद रखना, उसको कहते हैं बेटा टाइम डिपॉजिट, यानी कि याद रखना पेमेंट बैंक में टाइम डिपॉजिट नहीं है, एफडी आरडी ओपन नहीं हो सकता। इंपॉर्टेंट, ध्यान से। जो प्रमोटर है, कंट्रीब्यूशन जरा समझते हैं उनका, तो कहा जाता है जो प्रमोटर्स हैं बेटा उनका इनिशियली कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कम से कम 40%, यानी कि अगर कोई स्मॉल बैंक है वो ओपन होता है तो उसमें जो प्रमोटर हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो स्टार्टिंग में होना चाहिए दोस्तों 40%, और धीरे धीरे उसको कम करना है 26% तक अगले 12 सालों में। समझना ध्यान से, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। यानी कि अगर मान लो मेरा स्मॉल बैंक है और मैं उस बैंक में प्रमोटर हूं, तो जो मेरा हिस्सा है वो होना चाहिए 40% इनिशियली, और धीरे धीरे वो जो हिस्सा है बेटा वह 26% पहुंचाना है मुझको 12 सालों में। याद रखना, ठीक है ना। उसी का उल्टा जो प्रमोटर होते हैं पेमेंट बैंक में शुड रिटेन 40% स्टेक इन 5 फर्स्ट ईयर, यानी आपको 5 सालों तक अगर आपका पेमेंट बैंक चल रहा है तो आपको उसमें 40% स्टेक अपने पास रखना है, बेचना नहीं है। पता चला बेच के चले जाए, ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। बड़े आसान शब्दों में समझा रहा हूं दोस्तों, बस सुनना ध्यान से और नोट कर लेना, इसके बाहर नहीं आएगी, मेरी गारंटी है दोस्तों, पक्का भरोसा रखना। अब जरा एक बड़ा प्यारा सा वर्ड है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गिव इन प्रिंसिपल। ये इन प्रिंसिपल क्या होता है? लाइसेंस तो सुना थी, इन प्रिंसिपल लाइसेंस क्या होती है जरा समझना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहती है कि आपको बस हमने लाइसेंस नहीं दिया है, आपको हमने 18 महीने के लिए हमने अनुमति दी है कि आप ये काम करो। अगर आपका काम अच्छा होगा तब आपको हम देंगे क्या? लाइसेंस। तो याद रखना जब ऐसा अप्रूवल मिलता है इसको कहते हैं क्या?
इन प्रिंसिपल लाइसेंस, याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। आरबीआई ने कहा कि भाई पता चला क्लेम कर दें कि आपने तुम्हें दे दिया, नहीं, आपको हमने दिया है इन प्रिंसिपल लाइसेंस, मतलब कहने का कि आपको हमने कहा कि अब 18 महीने तक आप काम करो, अगर अच्छा काम किए तो हम आपको देंगे क्या, लाइसेंस होगी। उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर होगा, डाउट नहीं होगा। मैंने सारे पॉइंट्स बेटा बहुत ध्यान से बताए हैं आप लोगों को, ठीक है। चलो आगे, अब जरा देखो इंडिया में 2020 की बात करता हूं, जरा समझना। टिल टुडे 2020, टिल टुडे, आज तारीख कितनी है, आज तारीख है 28 नवंबर। एयरटेल पेमेंट बैंक, याद रखना, इंडिया का पहला पेमेंट बैंक बना था। दूसरा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, याद रखना, अभी पूछा गया बेटा ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एग्जाम में। फिनो पेमेंट बैंक बेटा, जियो पेमेंट बैंक, याद रखना, जो पूछा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एग्जाम में। पेटीएम पेमेंट बैंक, याद रखना, एनएसडीएल पेमेंट यानी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, पता होगा इंडिया में डीमैट अकाउंट वाला काम करती है, तो याद रखना ये जो इंडिया में 6 ऐसे बैंक हैं जो राइट नाउ एक्टिव है। फिनो का फुल फॉर्म फाइनेंशियल इंक्लूजन नेटवर्क ऑपरेशन, कभी कभी एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है ना। ये हो गए हमारे कैसे बैंक, दीज आर द पेमेंट बैंक। अब जरा देख लें स्मॉल बैंक कौन कौन से हैं, बिल्कुल सही है, फिंसियर, कैपिटल लॉक, दिशा, इक्विटास, एएसएफ, जनलक्ष्मी, आरजीवीएन, सूर्योदय, उज्जवन, उत्कर्ष, दीज ऑल आर द 10 टोटल स्मॉल बैंक राइट नो अभी एक्टिव हैं। यानी याद रखना टोटल बेटा स्मॉल बैंक जो हमारे हैं वो बेटा कितने हो गए, वो टोटल हो गए 10 अभी एक्टिव हैं। और अगर मैं पूछूं कि अभी कितने पेमेंट बैंक हैं तो क्या कहेंगे हम, टोटल वो पेमेंट बैंक कितने हैं बेटा, 6 हैं। उम्मीद करता हूं कि यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। चलो आगे चलता हूं। अब जरा ध्यान से, जो मेरा अगला टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना ध्यान से। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, अक्सर न्यूज में आता है कि सर ये बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट क्या है, तो कुछ नहीं है, बड़ा आसान, जरा समझना दोस्तों। इट इज ए न्यू नेम ऑफ नो फ्रिल अकाउंट एंड अलाउ यू टू अवेल जीरो बैलेंस फैसिलिटी टू obtain बैंकिंग सर्विसेज। यानी कि आप बैंक में अकाउंट ओपन कराइए, जीरो बैलेंस में अकाउंट ओपन कराइए, तो उसको पहले क्या कहते थे, इसको कहते थे नो फ्रिल अकाउंट। उसी अकाउंट को याद रखना अगस्त 2012 में एक नया नाम दिया गया, इस नया नाम का नाम क्या है बेटा, याद रखना बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ध्यान से, अकाउंट ओपनिंग चार्ज 0, मिनिमम बैलेंस 0, मैक्सिमम डिपॉजिट और बैलेंस अनलिमिटेड, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 0, इंटरेस्ट रेट सेम एज सेविंग अकाउंट, एड ऑन फैसिलिटी एटीएम कार्ड मिलेगा, मैक्सिमम विड्रॉ लिमिट, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, मैक्सिमम विड्रॉ लिमिट सिर्फ कर सकते हो आप 1 महीने में 4 बार, क्योंकि भाई कॉमन सी बात है, आपका तो न्यूनतम सेविंग अकाउंट है, आपने कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए ओपन किया होगा, तो याद रखना जो मैक्सिमम विड्रॉ लिमिट है वो कितनी है, ओनली 4 है। और याद रखना अगर आपने अकाउंट बंद किया तो भाई आपसे हम चार्ज नहीं लेंगे, दिस इज कॉल्ड अकाउंट क्लोजर चार्ज, बेटा कितना है, 0 है। गॉट इट। आगे चलता हूं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, बहुत बार एक टर्म आता है, तो पहले कुछ पॉइंट मैं बताता हूं सभी लोगों को, सुनिएगा ध्यान से। एक हो गया भाई बैंक और एक हो गया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। जरा समझना, कुछ मैं बेसिस पहले बताता हूं, कभी गलती नहीं होगी। नंबर 1 कासा और राफा, यह दोनों ओपन होता है, पता होगा। इसमें कासा ओपन नहीं हो सकता है, लेकिन राफा ओपन होता है। नंबर 2, ये बेसिक्स बता रहा हूं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को फॉलो करता है।
यह कंपनी एक्ट 1956 को फॉलो करता है। तीसरा, यह चेक डीडी इशू कर सकता है, यह चेक और डीडी इशू नहीं कर सकता है। यानी सिंपली वैसी कोई भी कंपनी जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रिलेटेड तो है, पैसे का कारोबार तो करती है, जियो फिनांस बैंक हो गया, मुथूट फिनकॉर्प हो गया, सहारा हो गया, ये फाइनेंशियल कंपनी तो है बट यह बैंक नहीं है, उनको कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, जरा हम लोग उसको देखें थोड़ा डिटेल में। ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज ए कंपनी रजिस्टर अंडर द कंपनीज एक्ट 56। एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एक कंपनी है जो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, द बिजनेस ऑफ द लोन एडवांसेस ऑफ शेयर्स में, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, डिवेंचर में, सिक्योरिटीज में, यह इनमें डील करती है बेसिकली, क्योंकि ये बैंक तो है नहीं। इसका पर्पस क्या है? ओनली मोटो है प्रॉफिट कमाना। ठीक है ना। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, याद रखना, डज नॉट प्रोवाइड लोन फैसिलिटी टू द इंस्टीट्यूशन लाइक एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्रीज को नहीं देगी, डेवलपमेंट के लिए उधार नहीं देगी। क्यों भाई? उनका काम है प्रॉफिट मेकिंग, तो वो किसानों को लोन क्यों देगी, वो एसएमई को लोन क्यों देगी? तो याद रखना, वह कभी भी इन सेक्टरों में उधार नहीं दे सकती है। और मैंने भी पीछे बताया ना, ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। बेटा याद रखना, ये बहुत बार एग्जाम में बेटा पूछा है कि उसमें कासा नहीं हो सकता है। एनबीएफसी में बेटा याद रखना, कासा नहीं हो सकता है किसी भी केस में। ओके, यहां तक क्लियर एकदम आराम से। बहुत धीरे धीरे दोस्तों पढ़ा रहा हूं, ध्यान से। और आज सैटरडे है, एक काम करना सभी लोग, कुछ लोग सेशन को बाद में देखते हैं, तो जो भी सेशन को देख रहे हैं और जो देखेंगे बाद में, उनसे बस मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो भी मैंने क्लास ली है इन 4 डेज में, गॉट इट, जो मैंने इसमें क्लास ली है 4 डेज में, उसको बस आप आज रिवाइज करिएगा टू ऑल ऑफ यू। क्योंकि याद रखना, हम लोग हर सैटरडे को क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। ओके, तभी हम लोग 1 महीने बाद थोड़ा रेडी हो पाएंगे। ठीक है, आगे चलता हूं। लेट्स स्टार्ट फॉर एमसीक्यू सेशन। ओके, चलो। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ शेड्यूल बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया। यानी पता होगा आपको, इनमें से ऐसे कौन से सिस्टम है जो शेड्यूल बैंकिंग का पार्ट नहीं है। तो याद रखना, जो बेटा गांव में मनी लेंडर नहीं होते, साहूकार लोग होते हैं, उनका कोई नियम कानून नहीं है, उनका कोई नियम कानून नहीं है, वो अपने हिसाब से काम करते हैं, वह इंडिया में शेड्यूल बैंकिंग स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। बाकी अगर मैं बोलूं तो पीएसबी भी है, प्राइवेट भी है और रीजनल आरआरबी भी होते हैं। ठीक है, आगे चलता हूं। बेसल नॉर्म्स आर एसोसिएट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री। यानी बेसल मानदंड बैंकिंग उद्योग के निम्नलिखित में से किससे जुड़े हैं? भाई कॉमन सी बात, अगर आपको याद होगा मैं कराऊंगा ही। एक बहुत प्यारी सी कंट्री है, उस कंट्री में एक जगह बहुत प्यारी सी है, इसका नाम है बेसल। बेसल एक शहर है, जैसे नहीं इंडिया में दिल्ली है, तो वहां पे एक नियम बनता है इसके लिए, कैपिटल एडुकेसी रेशियो, या सुना होगा आपने इसका दूसरा नाम CRAR। तो इसका पर्पस क्या होता है? बैंकों के रिस्क को कम करना, बैंकों के रिस्क को क्या करना? मिनिमाइज करना। और ये निकाल के देती है क्या? कार का परसेंटेज। तो याद होगा आंसर हमारा क्या होगा? रिस्क मैनेजमेंट। क्या होगा? रिस्क मैनेजमेंट। ओके, और याद रखना, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का हेडक्वार्टर बेटा कहां पर है? बेसल स्विट्जरलैंड में है। कहां पर है बेटा? बेसल स्विट्जरलैंड में। याद रखना, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का बेटा क्या है? हेडक्वार्टर है। ये एग्जाम में बहुत बार आया है। चलो अगला, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग लोन प्रोडक्ट टीजर आर रिलेटेड। यानी याद रखना, टीजर लोन क्या होता है? बेसिकली ये होता है हाउसिंग से। उसमें क्या होगा? धीरे 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 लोन का रेट क्या होगा? महंगा होगा। बेसिकली स्टार्ट किया गया था
सीनियर सिटीजन लोगों को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? होम लोन इज द राइट आंसर। इफ ए बैंक ऑफर ए स्लाइटली लोअर रेट इन इनिशियली एंड हाइयर रेट इन लेटर ईयर, इट इज कॉल्ड टीजर लोन। जो किससे रिलेटेड होता है बेटा? यानी आपने उधार लिया घर के लिए, आप बुजुर्ग हैं, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम उतना नहीं है, तो क्या किया गया? पहले 10%, फिर 11, फिर 12, फिर 13, एंड इनिशियली आपका कम होगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ता है। आंसर हमारा क्या हो गया? डी, होम लोन। अगला, इनमें से ऐसा कौन सा की रेट है जिसको हम कहते हैं की रेट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो समझिएगा, बैंक रेट, CRR, SLR, उसके बाद सुना होगा आपने रेपो रेट, आपने सुना होगा रिवर्स रेपो रेट, आपने सुना होगा MSF। दीज ऑल आर द की रेट जिसको RBI की एक कमिटी है, मैंने बताया है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जो कमिटी क्या करती है? हर 2 महीनों पर एक रिव्यू लेती है और इसके बिहाफ पर इंडिया में महंगाई को कंट्रोल करती है। तो याद रखना, ये सारे बेटा क्या हैं? ये सारे बेटा की रेट्स होते हैं, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं अभी वर्तमान में CRR कितना है बेटा? 3% है। SLR कितना है? 18% है। रेपो रेट कितना है? 4% है। रिवर्स रेपो रेट कितना है? 3.35% है। दीज आर द करंट रेट ऑफ रेपो, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है ना। आगे आंसर हमारा क्या हो गया? डी नंबर, ऑल 1, 2 एंड 3। अगला एक बहुत प्यारा सा टर्म है फॉरेक्स। फॉरेक्स इज जनरली मेंटेन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी याद रखना, जो इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज है, जो इंडिया में हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार है, जो अभी करीब कितना है? करीब $580 बिलियन है। ये हमेशा बेटा फ्लक्चुएट करता रहता है। वो कौन करेगा? जो देश का क्या होगा? सेंट्रल बैंक। यानी आंसर हमारा क्या हो गया? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। अगला इंपॉर्टेंट, which section of RBI Act stand that RBI has exclusive right to issue currency note in India? यानी कि आपको बताना है RBI अधिनियम के किस भाग में कहा है कि RBI के पास भारत में करेंसी नोट करने का विशेष अधिकार है। याद रखना, वो कहा गया है सेक्शन 22 में। अगला, Who was the Prime Minister of India when banking nationalization was done in 69? अगर मैं बताऊं आपको तो इंडिया में बेटा बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 बार हुआ। एक बार हुआ 14 बैंकों का, और वो हुआ 1969 में। दूसरी बार हुआ 6 बैंकों का, और जो समय था वो था 1980। उसमें से एक बैंक जो है वो बाहर चला गया। उस बैंक का नाम है न्यू बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1994 में मर्ज हो गया PNB में। तो याद रखना, तब कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी उस वक्त थी हमारे देश की क्या? प्राइम मिनिस्टर। आगे नेक्स्ट वन, विच नेशनलाइज्ड बैंक स्पॉन्सर टू प्रथमा बैंक? पता होगा 2 अक्टूबर को इंडिया का पहला RRB बना था, जिस RRB का नाम था प्रथमा बैंक। क्या नाम था उसका? नाम प्रथमा बैंक। उस बैंक का स्पॉन्सर कौन था? तो आंसर हमारा क्या होगा? सिंडिकेट बैंक इज द राइट आंसर। और याद रखना, इसी सिंडिकेट बैंक को बेटा अभी हाल ही में कैनरा बैंक में मर्ज कर दिया गया। अगला, व्हाट इज द अदर नेम बाय विच बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस आर नोन? कौन सा नाम है जिसके द्वारा बैंकिंग संबंधाओं को जाना जाता है? याद रखना, उसको कहते हैं बैंक साथी। क्या कहते हैं बेटा? बैंक साथी। अंडर स्वाभिमान स्कीम, बैंक विल प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज लाइक डिपॉजिट, विड्रॉ एंड रेमिटेंस यूजिंग द सर्विस ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, ऑल्सो नोन एज बैंक साथी। अगला, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विच ए नोट कैन बी प्रिंटेड बाय RBI? ओहो,
यानी अगर आरबीआई चाहे तो बताओ जरा कि कितने रुपए का नोट जारी कर सकता है। याद रखना इंडिया में अगर कॉइन की बात होती है बेटा, याद रखना अगर बेटा कॉइन की बात होती है तो याद रखना 1,000 रुपये तक का वो कॉइन जारी कर सकता है। और अगर बात हो रही है नोट की तो याद रखना वह 10,000 रुपये तक का करेंसी नोट छाप सकता है। ओके, यानी कि अंडर द क्वाइनेज एक्ट में क्या कहा गया, 1,000 रुपये तक का क्वाइन छाप सकती है आरबीआई, और साथ में याद रखना 10,000 रुपीज का वह नोट भी छाप सकती है। उसके पास ये सोल राइट्स है। चलो अब जरा आज का आ जाए जल्दी से ब्रेन बूस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास टाइम है 10 सेकेंड्स का, ज्यादा नहीं दूंगा। मुझे बता दो जल्दी से जरा इन सभी के फुल फॉर्म्स क्या हैं, जल्दी से बता दो उसके जरा फुल फॉर्म्स क्या हैं। इन सभी का फुल फॉर्म क्या होगा? पहला BCBS, दूसरा BIS, तीसरा आपको बताना है बेसल कौन सी कंट्री में है, पीछे बताया है। कार का फुल फॉर्म, और बताओ मुझे जल्दी से इनरोड्स का फुल फॉर्म। ब्रेन को दोहराओ, दिस इज कॉल्ड ब्रेन बूस्टर। मैं बताता हूं, तो टाइम स्टार्ट ना, खत्म। जो पहला है गया बेटा वो क्या हो गया? बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, कहां पर है? पीछे बताया था अभी, स्विट्जरलैंड में है। कैपिटल एडुकेसी रेशियो, और हाँ इसको हिंदी में मत लिखना, इसको लिखना है सिर्फ इंग्लिश में, तो भी याद हो पाएगा एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना। इनरोड्स की बात करता हूं तो क्या? इंडियन रिस्क ओरिएंटेड डायनेमिक रेटिंग सिस्टम। तो आज के लिए इतना ही। 25 को एक बैच स्टार्ट हुआ है इवनिंग में 7:30 से 9:30। स्पेसिफिक एकदम प्योर पढ़ना है, एकदम और डीपली पढ़ना है, एकदम और पढ़ना है, तो उस बैच को आप ज्वाइन करिए। और कुछ भी डाउट है दोस्तों तो याद रखना आपको बस यहां पे अपडेट करना है राजीव महिंद्रा जीए पर। आपका सारा दुख और कष्ट खत्म होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, आज सैटरडे है, आपने जो भी क्लासेस की हैं इस वीक में 4 to 5 डेज में, उन सभी को एक बार रिवाइज करिएगा। ये मेरा सभी से क्या है, रिक्वेस्ट है। जो सेशन अभी देख रहे हैं और जो सेशन बाद में देखेंगे, मैं दोनों को कह रहा हूं, ठीक है। चलो, और अगर आपको सेशन पसंद आया, लग रहा है कि कुछ चीज़ें सही हो रही हैं, आपको याद हो रहा है, तो एक बार सेशन को जरूर आप लाइक करें, कमेंट करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय एंड गुड नाइट।